सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। एक नई सीरीज हम लोगों ने लेके आए हुए हैं और उसका नाम है लूसेंट जीके सीरीज। लूसेंट जीके सीरीज। अब इसमें कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई हैं विथ स्टोरी। अब इसका क्या मतलब है? एंड डाटा इन्हांसमेंट। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है आप पहले समझ लीजिए, तो आपको लूसेंट जीके सीरीज का मतलब समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं, लूसेंट की जो बुक है, ठीक है, ये आपको जीएस में काम नहीं आती है, ध्यान रखना। क्या होता है? ये जो जनरल स्टडीज होती है उसमें काम नहीं आती है, बल्कि आप देखेंगे ये जीके की बुक है। और स्पष्ट तौर पर लूसेंट ने बात एक्सेप्ट भी की हुई है और बताया भी है कि मैं क्या कराता हूं भैया, जनरल नॉलेज प्रिपेयर कराता हूं। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज है। ओके, हाँ। अब आप जानते हैं, अगर किसी भी पर्सन को, एक बात आप मान के चलो, कोई भी पर्सन जो तैयारी कर रहा है, ओके, अगर वो तैयारी कर रहा है और उसे जीके के सारे टॉपिक क्लियर नहीं है, उसे मेमोराइज नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको आगे की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप छोटे से छोटे लेवल की बात करो, एसएससी से लेवल के लेकर आप अगर आईएएस का प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट एक बुक ऐसी होनी चाहिए, ये है लूसेंट की बुक। जो इसमें जो डाटा आपका दिया हुआ है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए, कम से कम इतना बेसिक डाटा तो याद होना चाहिए। ठीक है, भले उसके आगे का भी याद ना हो, वो तो आप पढ़ते पढ़ते वो सब याद हो जाएगा, कम से कम इतना याद होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाटा एग्जाम में नहीं आता है। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और अगर उसमें डाटा अगर इनबिल्ट नहीं हो पाता है, तो आपका पढ़ाई उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, पढ़ाई को इफेक्टिव करने के लिए ये जरूरी है बच्चों कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपका कॉम्प्रहेंसिव के साथ साथ डाटा भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप प्री हो या मेंस हो या जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम क्लियर करने की पहली शर्त यही है कि हमें जो तैयारी करनी होती है, हम पहले क्या करते हैं, ये जनरल नॉलेज, मतलब इतना नॉलेज तो व्यक्ति को होना ही होना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले आप ये जीके क्या होता है, जीएस क्या होता है, जीए क्या होता है और करंट अफेयर्स क्या होता है, इन चारों में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं। किसी में आपको जीके लिखा होगा, किसी में आपको जीए लिखा होगा, किसी में आपको सीए लिखा होगा। इन चारों का पहले मतलब आप समझ लो, उसी हिसाब से आपको फिर तैयारी करनी है। देखो, अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके मतलब होता है यहाँ पर सामान्य ज्ञान, अर्थात जनरल नॉलेज। ठीक है, ये जनरल नॉलेज अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अगर ये शामिल है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है बच्चों कि भले आपको सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो, आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी आपको ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी आपको ना समझ में आई हो, लेकिन आप चूंकि भारत देश में रह रहे हो, तो भारत देश के नागरिक होने के नाते भारत देश की इतनी ज्योग्राफी तो पता होना चाहिए, इतनी हिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर जो है आपसे एक कम से कम इतना एजुकेशन की डिमांड आपसे करता है। तो आप ये मान के चलो, जीके जो है इस सबसे बेसिक नॉलेज का डिमांड एग्जामिनर आपसे करता है कि अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से भी नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी है, पॉलिटी भी नहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी है और आपको समझ भी नहीं आया है, उसके बावजूद भी आपको इतना तो आना ही चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कभी आपने डिटेल में नहीं भी पढ़ा है, तब भी लूसेंट का जीके आपको पता होना चाहिए। लेकिन कितनी विडंबना वाली बात है
कि आप लोग जीके जीएस सारा तैयार कर लेते हो लेकिन लूसेंट का डाटा आपको क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जीएस की बात करें, ठीक है, तो जनरल स्टडीज का मतलब ये होता है अगर किसी के सिलेबस में अगर जनरल स्टडीज लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि सामने वाला एग्जामिनर जो है वो आपसे इस बात की उम्मीद कर रहा है कि आप हिस्ट्री को एक बेसिक नॉलेज के बेसिस पर आप तो कम से कम पढ़िए, ज्योग्राफी को आप पढ़िए, पॉलिटी को आप पढ़िए, वो सब्जेक्ट पढ़ने की बात आपको कहते हैं। और आप इतना पढ़िए ताकि आपको हर चीजें समझ में आ जाएं। एक सामान्य ज्ञान के स्तर पर, सामान्य ज्ञान के स्तर पर आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, सामान्य ज्ञान के स्तर पर अगर कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाता है तो उसे कहा जाता है सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया भारत देश के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो आप बोल देंगे भैया ये तो हिमालय है। तो हिमालय एक होगी जनरल जानकारी हो गई, एक सामान्य ज्ञान हो गया। अगर आपको इतना भी पता हो जाए कि जो हिमालय है वो बेसिकली एक पर्वत श्रृंखला नहीं, एक पर्वत के रूप में नहीं है, बल्कि वहां पर अलग अलग माउंटेन की आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी। उसमें ट्रांस हिमालय भी मिलेगा, ग्रेट हिमालय भी मिलेगा, मध्य हिमालय भी मिलेगा और शिवालिक श्रेणी भी मिलेगी। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि वो 33 सागर के जो अवसाद थे उसी अवसाद में बलन पड़ने से उसका निर्माण हुआ है। इतना अगर आपको नॉलेज है, ठीक है ना, तो आपसे कहा जाता है कि आप सामान्य अध्ययन के व्यक्ति हो, आपको समान अध्ययन बनता है। ओके, फिर दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो हमारा हिमालय है वो बहुत ही ज्यादा इको सेंसिटिव है। आप जानते हैं ये हमारा जो एनवायरनमेंट के लिहाज से जो हमारा हिमालय है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पर अगर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस हिमालय में जमे हुए जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलना हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ हिमालय का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, उसको संरक्षित करना भी क्या है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। तो अगर मान लीजिए वहां पर एनवायरनमेंट को कोई भी अगर तत्व नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। वहां पर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे हिमालय के एनवायरनमेंट को, उसके इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी जानकारी अगर हमें रहे, इसका मतलब हम अभी वर्तमान में हिमालय की परिस्थिति को देखकर अवेयर हैं। तो इतना एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि वर्तमान में जो भी मुद्दे चल रही है, भले वो हिस्टोरिकल मुद्दे हो, ज्योग्राफिकल मुद्दे हो, अगर उन मुद्दों पर आपकी समझ है और आप उसमें जानकार हो थोड़ा बहुत, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे जीए बन जाएगा, जनरल अवेयरनेस बन जाएगा। तो ये बेसिकली जीके जीएस का ही ये प्रेजेंट का रूप होता है। क्या होता है यहाँ पर, जीके जीएस का ही ये क्या होता है, प्रेजेंट में आपकी क्या समझ है, प्रेजेंट में आपकी इस मुद्दे पर क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप इसमें समझते हैं, ये बताता है आपका जनरल अवेयरनेस। ओके, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स का इन तीनों से कोई विशेष नाता नहीं होता है, कोई विशेष संबंध नहीं होता है। अगर आपको जीके नहीं भी बनता है, जीएस नहीं भी बनता है, जनरल अवेयरनेस नहीं भी बनता है, लेकिन आप जानते हो दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो हो रहा है, दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, उन दिन प्रतिदिन घटना को क्या करें, आप केवल आप यहाँ पर समझते जाएं, पढ़ते जाएं, जानकारी बस है। ये क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, जो करंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी जानकारी आपका है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है बच्चों, ये चारों में अंतर है, जीके, जीएस, जीए और सीए। ठीक है, तो हमारा जो लूसेंट सीरीज है वो क्या कवर कराता है, ये देखिए, जो हमारा यहाँ पर लूसेंट सीरीज रहेगी वो क्या कवर कराएगी, वो कराएगी जनरल नॉलेज, अर्थात वो आपको जीके को कवर कराएगा। ये क्या कराएगा, जीके को कवर कराएगा, ना इससे जीए कवर होगा, ना इससे जीएस कवर होगा, ना इससे सीए कवर होगा। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की जो बुक है वो जनरल नॉलेज है, और इसी के बेस पर ए बिल्डअप होता है, इन दोनों के बेस पर ए बिल्डअप होता है। तो तीनों आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप मान के चलो
अगर लूसेंट सीरीज को अगर आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लेते हो, अच्छे समझदारी से पढ़ लेते हो, तो यकीन मानना आपका जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जीए भी स्ट्रांग रहेगा। और करंट अफेयर्स तो हर बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब हमारा उद्देश्य क्या है जरा इसको समझो। लूसेंट सीरीज को हम किस तरीके से कवर करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में देखा होगा, चैनलों में, वो क्या करते हैं, लूसेंट सीरीज को कवर कराए हुए हैं। अब हर व्यक्ति का अपना अपना अंदाज है पढ़ाने का, लेकिन आप जरा समझिए, एक समय था, आज से अगर आप 5-6 साल पहले की बात करो, क्या बात करो, आज से 5-6 साल पहले की बात करो, तो मैंने देखा हुआ है इस लूसेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे। आप मान के चलो जैसे एमपीपीएससी आप दे रहे हैं ना, तो कुछ लोगों का तो ऐसा ट्रेंड बन गया था कि इधर किधर की बुक बिल्कुल मत पढ़ो, कोचिंग भी मत पढ़ो, आप तो सीधा क्या करो, लूसेंट को याद कर लो, आपका जीके लेवल में पूरा कवर हो जाएगा, एमपीपीएससी आपका वैसे ही क्रैक हो जाएगा। और ये बात सही थी। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ था जिनको जीएस का उतना विशेष नॉलेज नहीं था, लेकिन उन लोगों ने लूसेंट को बिल्कुल घोंट के पी लिया हुआ था। ठीक है, तो उनसे उनका क्या है, आसानी से प्री निकल गया, ये देखा हुआ है मैंने। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो लूसेंट जो है अभी भी बहुत प्रासंगिक है, ये बुक आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें डाटा एनहांसमेंट की आवश्यकता है। कैसे, इसमें अभी क्या कमी है बच्चों, लूसेंट में अभी यहां पर एक चीज की कमी है, वो है यहां पर प्रेजेंट के एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें डाटा एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो यहां पर लूसेंट में जो डाटा दिया गया है, ये लूसेंट में जो डाटा दिया गया है उसी में आपको 20 से 25% जो डाटा है, अगर आप इसमें एनहांसमेंट कर लेते हैं तो आपका ये जो लूसेंट है वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा एग्जाम के लिए। समझ रहे हो, तो यहां पर जो 20 से 25% जो डाटा एनहांसमेंट होगा वो मैं इस सीरीज के दौरान आपका कवर कराऊंगा। क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को देखते हुए क्या होगा, उन क्वेश्चन को देखते हुए मैं क्या करूंगा, इसमें डाटा एनहांसमेंट करूंगा, डाटा में कुछ वृद्धि करूंगा और वो आपके लिए बड़ा एक काम आएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस सीरीज का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप लोग क्या करते हो, जब लूसेंट को पढ़ने बैठते हो तो पूरा की पूरा आप रट्टा मारते हो, क्योंकि ना उसमें समझने वाली चीज होती है और ना ही कोई वहां पर कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे लूसेंट की जो बुक है उसमें नहीं आपको वर्तमान में कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और ना ही कोई उसमें एक डाटा को लिंकेज करने के लिए कोई स्टोरी होती है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट का भी अभाव होता है और स्टोरी का भी अभाव होता है। अगर इन दोनों चीजों को अगर आप साथ में जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो आपका इस सीरीज के अंतर्गत मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको स्टोरी की तरह भी कवर कराऊंगा पूरा, इसमें स्टोरी भी शामिल होगी और साथ में डाटा क्या होगा, आपका एनहांसमेंट होगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर दिया जाएगा ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। तो हमारा जो सीरीज है वो यही है कि लूसेंट की सीरीज हम कवर करेंगे क्या, विथ स्टोरी कवर करेंगे और विथ डाटा एनहांसमेंट कवर करेंगे। मतलब डाटा को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे वर्तमान के एग्जाम के रिलेवेंट के हिसाब से, कि वर्तमान में जो एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, लूसेंट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा उसमें चीजें एडवांस कर दी गई हैं। तो वही एडवांस चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 से 25% डाटा एनहांसमेंट है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरा है कि आपको याद नहीं होता है तो जब उसमें क्या होगा, स्टोरी उसमें बिल्डअप कर दी जाएगी, तो स्टोरी को शामिल करते ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप हो जाएगा और स्टोरी के बेसिस पर आपका डाटा भी मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे ये हमारी जो सीरीज है ये सुबह 7 बजे आएगी। ये सीरीज हमारी क्या रहेगी, ये डेली मॉर्निंग के 7 AM में आएगी। इसके लिए आप रेडी रहें। और इस सीरीज में 40 से 45 मिनट मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का ही इसमें लेक्चर होगा। ठीक है, और इस पे चीजों को याद कराने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्या होगा, याद कराने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, चलो, तो आप लोगों के पास उम्मीद करता हूं कि लूसेंट की बुक आपके पास सभी के पास होगी।
होगी? कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या सभी लोगों के पास लूसेंट की बुक है लूसेंट की बुक? क्या होगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगी तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपको इसमें कवर रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप फिर भी क्या करें, बुक को लेते चलें, ठीक है। अब आप जब लूसेंट की बुक को देखेंगे तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत किससे होती है बच्चों? यहाँ पर हिस्ट्री से होती है। तो पेज नंबर आप शुरुआत से करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हिस्ट्री से इसकी शुरुआत होगी। और पूरी लूसेंट को हम पूरे कंप्लीट पेज क्या करेंगे, उसको एक साथ कवर करेंगे। मतलब हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद कोई नया जो टॉपिक आएगा उसको कवर करेंगे, नए नए सब्जेक्ट को करते हुए हम पूरा कवर करेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से देखिए सभी बच्चों के पास यहाँ पर लूसेंट की बुक है, 99% बच्चों के पास लूसेंट की बुक है। लेकिन अभी डाटा पूरा याद नहीं है, मुश्किल से 25-30% डाटा याद होगा। हाँ ओके, सबके पास है। हाँ, तो फर्स्ट हिस्ट्री से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा लिमिटेड होके पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप जानते हैं एक एक टॉपिक को 2-2 घंटे में पढ़ाऊंगा तो आपका लूसेंट का तो लूसेंटा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, लिमिटेड में यहाँ पर पढ़ाऊंगा। केवल और केवल मेरा जो सोर्स होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो मेरा सोर्स होगा स्टडी का, वो केवल और केवल यहाँ पर लूसेंट का बुक होगा। इसलिए मैंने इसे लूसेंट की सीरीज बोला हूं, नहीं तो दूसरा सीरीज नाम दे देता हूं। तो यहाँ पर लूसेंट सीरीज में मैं सोर्स इस्तेमाल करूंगा बच्चों, यहाँ पर लूसेंट की बुक इस्तेमाल करूंगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस लूसेंट की बुक में जो डाटा लिखा हुआ होगा, मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि ये डाटा अभी वर्तमान के एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, डाटा एनहांसमेंट करूंगा, डाटा में थोड़ी सी वृद्धि करूंगा, और इसमें क्या करूंगा, मैं स्टोरी को ऐड करूंगा। ये दो चीजें मेरे द्वारा यहाँ पर ऐड किए जाएंगी। इससे आपकी ये सीरीज बड़ी रोचक बन जाएगी, और साथ में आपकी एडवांस जीके आपका तैयार हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हिस्ट्री की शुरुआत जो करते हैं वो भारत के परिचय से शुरू होती है। हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है बच्चों, वो भारत के परिचय से होती है, ठीक है। अब भारत के परिचय के बारे में अगर देखा जाए तो यहां से बहुत सारे जो चीजें लिखी हुई हैं उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि भैया भारत का परिचय की बात करोगे तो भारत का अपना ऐतिहासिक परिचय रहा है। क्या रहा है यहाँ पर, भारत का अपना एक ऐतिहासिक परिचय रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे भारत जो है, इसका नाम भारत क्यों पड़ता है, पहले यहां से बातें की कही गई वहां पर। फिर भारत का नाम आपको और भी मिलेंगे, जिनमें से आप देखेंगे भारत का नाम आपको हिंदुस्तान देखने को मिलेगा, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको साथ में इसका भारत का नाम इंडिया भी देखने को मिलेगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत देश का नाम आपको ब्रह्मवर्त भी मिलेगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको भारत देश का नाम आर्यवर्त भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर भारतवर्ष भी देखने को मिलेगा। तो ये नामों से क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो नाम ज्यादा फोकस किया है आपने, किसने, लूसेंट ने। लेकिन मैं एडिशनल नाम के बारे में भी यहाँ मैं क्या करता दूंगा, आपको समझा दूंगा, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होते चले। तो यहाँ पर देखिए भारत के परिचय में यहाँ पर पहले भारत देश जो है, इसका नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, ब्रह्मवर्त क्यों पड़ा, आर्यवर्त क्यों पड़ा, और भारतवर्ष कहाँ पड़ा, इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, इसका नामकरण किसने किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सारे बनते रहते हैं, ठीक है। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहली बात आती है भारत। तो हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो इसके पीछे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि भारत देश में आप देखेंगे जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं बच्चों, तो वैदिक काल में क्या हुआ करते थे, लोग कबीलों में रहा करते थे। जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ ट्राइब्स होती है ना, जनजातियां होती हैं, वो जंगलों में कबीलों के रूप में रहती हैं, सब लोग इकट्ठे रहते हैं सामूहिक रूप से। तो पहले भी क्या होते थे, जो आर्य लोग हुआ करते थे वो कबीलों में रहा करते थे। तो उन्हीं में से एक कबीले का नाम, जैसे हमारे यहाँ पर जनजातियां हैं तो उनमें हम गौंड जनजाति बोलते हैं, संथाल जनजाति बोलते हैं, बैगा जनजाति बोलते हैं। तो वैसे उनका एक कबीला हुआ करता था। तो उनमें आपको बहुत सारे कबीले देखने को मिलेंगे, भरत कबीला मिलेगा, तुर्वस मिलेगा, ठीक है ना, पुरु मिलेगा, ये बहुत सारे कबीले। लेकिन हमें कौन सा कबीला याद रखना है, भरत नाम का कबीला। तो वैदिक काल में क्या था, एक लोगों का समूह हुआ करता था कबीलों के रूप में, उसका नाम था भरत। तो इसी भरत कबीले के नाम पर
इसी भरत कबीले के नाम पर भारत नाम इसका पड़ा है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, ठीक है, राजा दुष्यंत की कहानी सुनी होगी और शकुंतला की कहानी सुनी होगी, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, इसके बारे में महाकवि कालिदास ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता था एक समय में, उसे कहा जाता था अभिज्ञान शाकुंतलम, याद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या किया उन्होंने, शाकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो उसी में जो यहाँ पर शकुंतला है, उन्हीं का बेटा नाम था भरत, और वो भरत इतना साहसी था, इतना साहसी था, ऐसा बताया जाता है कि वो बचपन में जब वो 6-7 साल का था, तब उसकी मुलाकात शेर से हो गई, और उसने शेर का ऐसा मुंह ऐसे करके फाड़ के उसके दांत गिनना शुरू कर दिया था। अब ये कहानी सच है झूठ है वो उस पर आप मत जाना, लेकिन एक कहानी है तो कहानी है, ओके। तो इतना साहसी था, उसकी साहस का वर्णन करते हुए इस तरीके से बताया गया है कि महज वो जब वो छोटा था तो क्या करता था, वो शेर के मुंह को ऐसा फाड़ लेता था और ऐसे दांत गिनता था 1 2 3 4, ऐसा, समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूं, ठीक लेना। तो यहाँ पर आप जानते जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर शाकुंतला का जो बेटा था, ठीक है, शाकुंतला का जो बेटा था उसका नाम था भरत। ये भरत बहुत ही साहसी था, इसी के नाम पर क्या पड़ता, देश का नाम भारत पड़ता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ही कि हमारे वैदिक काल में जो भरत नाम का कबीला हुआ करता था, इस भरत कबीला के नाम पर इसका नाम पड़ा है। दूसरा शाकुंतला का बेटा था भरत, उसके नाम पर पड़ा है। तो टेंशन मत लो, दोनों सही है, ठीक है। अब आगे बात करो, यहां पर बात करते हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान का नामकरण कैसे हुआ, किसने बोल दिया भैया हिंदुस्तान, तो आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जब ईरानी लोग आए भारत पर आक्रमण करने के लिए, ओके, इसके बाद में आप जानते अरबी लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, तो ईरान के क्षेत्र में और अरब के क्षेत्र में, ठीक है, मध्यकाल की हम बात करें, जब मध्यकाल में हमारे यहाँ पर ये ईरानी और अरबी लोग आते हैं, तो आप जानते खास तौर पर विशेष तौर पर जो अरबी लोग थे, ये कौन थे बच्चों, मुस्लिम थे। ये क्या थे, यहाँ पर ये मुस्लिम थे। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो लोग आए हुए करते थे, ये अरबी लोग, वो मुस्लिम थे, कौन से, तुर्क मुसलमान हुआ करते थे, अरबी मुसलमान हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इन मुसलमान जो थे, इन लोगों ने भारत देश के बारे में क्या बताया, आप समझते हो। भारत देश को उन्होंने जब देखा तो सबसे पहले आपने देखा कि भारत देश पर विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत देश में किसने, कौन सी विदेशी शक्ति है जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो याद रखना भारत में पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा होता है, दूसरा यहाँ पर यूनानियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर जो चीन वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां से फिर क्या हो रहे थे, जो विदेशी शक्तियां हैं, जनजातियां हैं, वो भारत पर आक्रमण करने आती हैं। जैसे आपने कुषाण का नाम सुना होगा, शक का नाम सुना होगा, इंडो ग्रीक का नाम सुना होगा, तो फिर वो भारत पर आक्रमण करने आते बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ईरानियों जब भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था, तो उन्होंने देखा था कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, वो सिंधु नदी के क्षेत्र में है। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर आए थे बच्चों, वो आए थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत का इस क्षेत्र में वो लोग आए हुए थे। अगर हम भारत के इस क्षेत्र की बात करें तो वो भारत के क्या थे, इस क्षेत्र में वो आए हुए थे, ए वाले क्षेत्र में, ठीक है, इधर नहीं आए थे। ईरानी जो लोग थे वो इस क्षेत्र में आए थे, पहले इस क्षेत्र में वो आए हुए थे, ओके। और आप जानते हैं यहाँ पर सिंधु नदी बहती है बच्चों, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलम, झेलम, चेनाब, ये नदियां यहाँ पर आके मिलती सब इनसे। और आप देखते हो कि ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है आपका पूरा क्या, सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र। तो सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र था, यहीं पर पहले भारत होता था, क्योंकि जितने भी विदेशी लोग आते थे वो यहीं से घुसते थे। यहीं ईरानी आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, सब वो यहीं से आते थे, क्योंकि इधर साइड तो एक विशाल हिमालय पर्वतमाला था, तो हिमालय को तो वो पार नहीं कर सकते थे, तो वो इसी क्षेत्र से आते थे। तो भारत देश को वो कहाँ समझते थे, ये वाला क्षेत्र समझते थे, ये वाला क्षेत्र समझते थे भारत को। तो आप जानते हैं जब ईरानी यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये लोग क्या है, भारत जो है इस सिंधु नदी के पास में बसा हुआ है, मतलब सिंधु नदी में ही ये क्या है, लोग बसे हुए हैं, ओके। तो वो एक्चुअल में क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर वो सा की जगह में क्या बोलते थे, हा बोलते थे।
क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोगों को शब्द की प्रॉब्लम होती है, वो शब्द उन्हें आसानी से बोलते नहीं बनता है, तो अपने तरीके से वो शब्दों को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा कि संस्कृत भाषा क्या होती थी, यहाँ पर कठिन होती थी। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर छत्रप कहा जाता था। ठीक है ना। फिर बाद में आया भैया ये छत्र बन गया, फिर बन गया यहाँ पर छाता, और फिर बन गया यहाँ पर छत्ता। शुद्ध देहाती में छत्ता बोलते हैं लोग। तो कठिन चीज होती है तो उसको धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते रहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे सा उनको बोलते नहीं बनता था बच्चों, ईरानी जो आए थे भारत में उन्हें प्रॉपर सा बोलते नहीं बनता था, इसलिए ध्यान रखना क्या बोलते थे, वो सा के स्थान पर हा बोलते थे। तो ये वाला जो इलाका है, इस नदी को वो क्या बोलते थे, सिंधु नहीं बोलते बनता था। एक्चुअल में नदी कौन सी है बच्चों, ये है सिंधु नदी, लेकिन सिंधु बोलते नहीं बनता था उनको, तो सा के स्थान पर क्या करते थे, वो यहाँ पर हा का उच्चारण करते थे। तो बन जाता था यहाँ पर क्या, ये बन जाता था सिंधु की जगह हिंदू। और चूंकि यहाँ पर ही लोग रहते थे तो यहाँ के लोगों को क्या बोलते थे, वो स्थान। तो आप जानते हैं उन्हें इसको बोलने में भी दिक्कत जाती थी, तो ये सा को यहाँ पर स्थान की जगह उन्होंने क्या बोल दी, यहाँ पर स्थान। तो आपने देखा ये सिंधु जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि सिंधु नदी वाला क्षेत्र है, उसे हिंदू बोलते थे, तो इसी सिंधु से क्या बन गया बच्चों, हिंदू। और इनके स्थान को बाद में उन्होंने बोला क्या, स्थान। तो क्या बन गया यहाँ पर, हिंदुस्तान। तो मैन इनकी देन क्या है, इन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया, बाद में इसी स्थान में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ये किसकी देन है बच्चों, तो ये पहले हम बोलेंगे ये अरबियों की देन है, सॉरी ये क्या है, ईरानियों की देन है। तो शुरुआत में ईरानियों के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ईरानियों ने भारत के इतिहास को नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर बाद में चलकर जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं तो इनके साथ में जो मुस्लिम विद्वान आते हैं उन लोगों ने फिर भारत के बारे में लिखा है। तो ये चूंकि ईरान के क्षेत्र से ही आते थे, क्योंकि आप देखो ईरान वाला क्षेत्र देखोगे पहले वहां पर मुस्लिम संप्रदाय नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब में ही क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। जब 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो मोहम्मद साहब के जन्म के पहले आप जानते हो इस्लाम धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ओके। लेकिन वहां पर बाद में क्या हुआ था, 610 में उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा पर्वत में, हीरा गुफा में, तब उन्होंने फिर इस्लाम धर्म को चलाया। इसका मतलब 610 के पहले तक तो इस्लाम धर्म नाम की कोई चीज थी नहीं। तो उसके पहले जब भारत में ईरानी लोग आए थे, भारत में सुनना ध्यान समझना, अभी ईरान में आपको मुस्लिम धर्म देखने को मिलेगा, 610 के पहले मुस्लिम धर्म नहीं था, क्योंकि वहां पर पैदा ही नहीं हुआ था वो। तो आप जानते हो इसके पहले हमारे यहाँ पर ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ईरानी जो थे वो तोतले थे, तो वो क्या करते थे, यहाँ पर सिंधु की जगह इसको हिंदू बोलते थे। बाद में जाकर क्या हुआ, इसी ईरान पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, तो ईरान बन गया क्या बच्चों, मुस्लिम कंट्री बन गया। और आज भी ये सिया मुस्लिम कंट्री है। कौन सी है, सिया मुस्लिम कंट्री है। और इराक जो है सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, इसलिए इनके बीच में काफी दुश्मनी रहती है। ओके। तो आप देखेंगे ये बाद में चलकर यही ईरान जो है मुस्लिम कंट्री बन गया। तो यहाँ के जो इतिहासकार जब भारत देश आते हैं तो उन्होंने अपने अपने वर्णन में, अपने व्याख्यान में भारत के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों, हिंदुस्तान इस्तेमाल किया। आपसे यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, तो आपने इस्तेमाल करने की बात आएगी तो ईरानियों ने किया, क्योंकि उन्हें सिंधु बोलते नहीं बनता था, हिंदू बोलते थे वो। लेकिन बोलेंगे किस में, किन के साहित्यों में देखने को मिलता है, तो याद रखना मुस्लिम साहित्य, जो मुस्लिम साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान। इसलिए दो में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, ईरानी बोलेगा या फिर यहाँ पर मुस्लिम बोलेगा। तो आजकल आप जानते हो ईरानी का मतलब मुस्लिम ही मानेंगे, क्योंकि पहले ईरानी में क्या था, वहां पर अलग प्रकार का धर्म चलता था और भारत के धर्मों से मिलता जुलता था। इसलिए आपने देखा होगा भारत में जो वेद हैं, वेद ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद की बहुत सारी बातें आपको क्या होगा, ईरान का एक ग्रंथ है उसका नाम है जैंद अविस्ता, जानते हो। आपने देखा होगा ईरान में एक ग्रंथ हुआ करता था, उसका नाम था जैंद अविस्ता। और आप जानते हैं ये जो जैंद अविस्ता की बातें मिलती हैं ना, वो भारत के ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं।
आप समझ सकते हो कि पहले भी क्या करते थे, ईरान प्रकृति पूजा हुआ करते थे। ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है, प्रकृति की पूजा के बारे में बताया गया है। तो ईरान में पहले मुस्लिम नहीं था, मुसलमान धर्म नहीं था, इस्लाम धर्म नहीं था, पहले ये हिंदू धर्म जैसे मिलता जुलता था। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इसे मुस्लिम कंट्री बना दिया। ओके, तब से आप जानते हो ये वाले क्षेत्र में ईरान में मुस्लिम लोग हैं, इसलिए अगर आप ईरानी बोलोगे या मुस्लिम बोलोगे बात एक ही है, क्योंकि आज वर्तमान में ईरान किसका नेतृत्व करता है, मुस्लिमों का नेतृत्व करता है। और यहाँ पर सिया मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मुस्लिम इतिहासकार बोलो या ईरानी बोलो, बात बराबर है। ईरानी ईरानी इतिहासकार मतलब मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, पहले की बात अलग है। तो आपको यहां पर समझ में आया हिंदुस्तान किसकी देन है बच्चों, ईरानी या मुस्लिम। आप ऐसा लिखना, ईरानी, ईरान के रहने वाले बोलेंगे आप क्या, मुस्लिम इतिहासकार। दोनों चीजें हैं, ईरानी मुस्लिम इतिहासकार। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। आगे देखो इंडिया। अभी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया, इंडिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो आप जानते हो जिस तरीके से भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन हुआ करते थे, वो थे यहां पर ईरानी। दूसरे आक्रमणकारी कौन रहेंगे बच्चों, यूनानी। ये भी आपको ध्यान रखना है, खैर हम आगे पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारियों को। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले आक्रमणकारी कौन थे, तो ईरानी। ओके, और दूसरे आक्रमणकारी कौन थे यहाँ पर, तो यूनानी। तो भारत देश में जब यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था, सिकंदर ने किया था। उसी तरीके से आपने देखा ईरानी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो साइरस के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता है। फिर दारा प्रथम करता है, सफल नहीं होता है। दारा तृतीय नाम का जो राजा रहता है वो करता है, तब सफल होता है। तो राजा महाराजाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनानी जो आक्रमणकारी था वो था सिकंदर, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। और आपको याद होगा इसने क्या किया था, तक्षशिला आया था। क्या आया था बच्चों, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये देखो ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ये है आपका गंधार का क्षेत्र। इसी की राजधानी हुआ करती थी पुष्कलावती और तक्षशिला। तो ये तक्षशिला आप जानते हैं इस समय ये गंधार की राजधानी थी। इसमें आक्रमण किया था किसने, सिकंदर ने। और यहाँ का जो राजा था ना उसका नाम था आम्भी। इस राजा का नाम भी याद रखना, इसका राजा का नाम था आम्भी। आम्भी ने क्या किया था, समर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। फिर इसके बाद सिकंदर क्या हुआ, भारत की सीमा में आया और इसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये था कौन सा क्षेत्र, पंजाब। और आप जानते इसी पंजाब का जो राजा था उसका नाम था राजा पोरस। और ये राजा पोरस जो है ना बच्चों, अपने आप को ये यदुवंशी मानता था। क्या मानता था बच्चों, यहाँ पर ये यदुवंशी मानता था। हमारे यहाँ पर वंशावली चलती रहती है ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई सूर्यवंशी मानता है, इसका मतलब वो भगवान राम के पूर्वजों की संतान है। या फिर रघुवंशी भी मानता था, तो उन्हीं को भी रघुकुल या रघुवंशी कहते हैं। क्यों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। ये रघुकुल रीत है, तो रघुकुल से संबंधित थे बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे वंशावली में वो सूर्यवंशी थे। सुनना, क्या थे वो, वंशावली में ध्यान रखना वो क्या थे, यहाँ पर सूर्यवंशी थे। और कुल में क्या थे, वो रघुकुल के थे। ओके, वैसे ही आप जानते हैं जो कृष्ण भगवान थे, ठीक है ना, उन्हें यदुवंशी कहा जाता था। तो ये यदुवंशी जो है मतलब कृष्ण भगवान के जो वंशज हुआ करते थे उन्हें बोलते हैं यदुवंशी। तो ये अपने आप को क्या करता था, कृष्ण भगवान का वंशज मानता था। इसी पोरस के साथ में क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध को बड़ा फेमस नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है हाइडे स्पीसीज का युद्ध। ये सब आगे पढ़ेंगे, हाइडे स्पीसीज का युद्ध, ठीक है। हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो है ये वितस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और आप जानते हैं इसी झेलम नदी के तट पर उसने राजा पोरस को पराजित कर दिया था। राजा पोरस के साथ उसकी फिर संधि हो गई थी। और इसी दौरान आप जानते हैं इसी की जीत की खुशी में सिकंदर ने एक नगर बसाया था झेलम नदी के बिल्कुल पास में। उसे कहा जाता था निकैया नगर। क्योंकि आप जानते हैं यूनानी भाषा में जीत को क्या बोलते हैं, जीत को बोलते हैं निकैया नगर।
मतलब निकैया बोलते हैं, तो उसी जीत की खुशी में क्या किया था उसने, निकैया नगर बसाया हुआ था। और आप जानते हैं इसी युद्ध के दौरान सिकंदर का घोड़ा मर गया था, उस घोड़े का नाम था बुका फैला। उस बुका फैला घोड़े की याद में उसने क्या किया था, इसी बितस्ता या झेलम नदी के तट पर उसने बुका फैला नगर की भी स्थापना की थी। ये सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे तो स्टोरी की तरह आपको यहाँ पर याद हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये भारत में जब बच्चों यहाँ पर यूनानी आए तो यूनानियों ने क्या किया था, भारत में जब आए तो वो इस क्षेत्र में रहे हुए थे, इस क्षेत्र में वो रहे। जब भारत देश से सिकंदर वापस चला गया तो उसने क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को बनाया था और वो इस क्षेत्र में राज्य करता था और उसका क्षेत्र यहाँ पर सीरिया तक फैला हुआ था। ओके, तो आप जानते हैं वो सीरिया में बैठता था और फिर यहाँ पर अलग अलग क्षत्रपों के माध्यम से वो राज्य करता था। ओके, तो आप जानते हैं जब ये वापस चला गया तो यहीं से आप देखेंगे अब भारत का जो है, भारत में यूनानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में क्या था बच्चों, यहाँ पर यूनानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। और आपको पता है भारत देश में जो यहाँ पर धर्म ग्रंथ रहे हैं उनका भी वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। सोचिए, जैसे हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, वैसी वहां पर भी कृष्ण भगवान की कथाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उन्हें कृष्ण कहा जाता है, वहां पर उन्हें हरक्लिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, वहां पर हरक्लिज के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा यूनानी साहित्यकारों ने भारत का बहुत ही जबरदस्त वर्णन किया हुआ है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, जब आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में तो चंद्रगुप्त मौर्य का इन यूनानियों के साथ में काफी अच्छा संबंध रहता है। पता क्यों, क्योंकि जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ का प्रमुख बनता है, क्योंकि सिकंदर तो वापस चला गया, बेबीलोन में जाकर मर गया वो, तो उसके राज्य को संभालने के लिए यहाँ पर कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। जब यहाँ पर मगध में, आपने सुना होगा मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य था तब इसने यहाँ पर अटैक किया हुआ था और आप जानते हैं इनके बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध को हम बोलते हैं क्या, 305 का युद्ध। 305 में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था, पराजित हो गया था और अपनी बेटी का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, उसकी बेटी का नाम था हेलेना। ये सारी कहानी आगे हम पढ़ेंगे, तो आप इतना बात समझिए कि इनके साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन थे। तो बहुत से इतिहासकार जो थे वो क्या थे, यूनानी लोगों ने भारत के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, जैसे प्लिनी हुआ, स्ट्रेबो हुआ, इन लोगों ने भी बहुत लिखा हुआ है। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के तो कई प्रकार के नाम उन्होंने इस्तेमाल किया है, सेंड्रोकोट्स कहा है, एंड्रोकोट्स कहा है, सेंड्रोकोप्टस कहा है, अलग अलग नाम दिए उन्होंने। ठीक है, तो उन्हीं ने देखा था कि भारत का जो मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि आपने देखा इधर ब्यास नदी है और ब्यास नदी को क्या किया था, यहाँ पर सिकंदर के सैनिकों ने पार करने से मना कर दिया था। इसके जो सेनापति थे हिपिस्टियन और पेरिडिक्का नाम के, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। इसका मतलब ब्यास नदी के वो उधर साइड नहीं गए थे, वो इधर ही साइड रहे थे, मतलब वो इस क्षेत्र में रहे थे। और यहाँ बहती कौन सी नदी बच्चों, यहाँ पर यहाँ बहती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को यूनानी भाषा में, इस सिंधु नदी को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। तो आप जानते हैं इस सिंधु नदी को यूनानी भाषा में, इस सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इसे इंडस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे इंडस कहा जाता है। और इसी इंडस के क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चों, इंडिया नाम दिया था। ये भी याद हो गया आपको, सारी याद हो रही चीजें, आसपास की चीजें भी आपको याद हो रही हैं। तो देखो हमारा दोनों काम हो रहा है, स्टोरी विद डाटा एनहेंसमेंट, स्टोरी भी मैं आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, और साथ में डाटा एनहांसमेंट होते जा रहा है हमारा। देखो कई चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हैं इसमें, क्लियर बात है। चलो अब हम यहां पर अगली बात करें बच्चों, अगला होता है यहां पर ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और भारतवर्ष। ये जो तीनों की तीनों नाम है ना, वो भारत में आर्यों के आक्रमण से मिलते जुलते हैं। कैसे, जरा समझना। ये आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त और जो भारतवर्ष है इसके बारे में देखो। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद फिर उसके आने वाले जो वेद हैं, यजुर्वेद आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर सामवेद होता है। ठीक है, और ये अथर्ववेद होता है। ओके, ये 4 वेद, ये जो आप जानते हैं किसका नेतृत्व करता है बच्चों, ये करता है वैदिक काल का।
इसे हम बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो आप जानते हैं इसकी रचना 1450 बीसी में मानी जाती है, इसलिए इसका टाइम माना जाता है बच्चों 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये होता है वैदिक काल। इसमें क्या होती है, ऋग्वेद की रचना होती है, तो हम इसे बोल देते हैं क्या, वैदिक काल। दूसरा हम बात करेंगे इस यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचनाएं हम देखेंगे तो इनकी रचनाएं 1000 से लेकर 600 के बीच में होती है, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जानते हैं यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल को आप जानते हैं 1000 बीसी से लेके आप क्या करते हैं यहाँ पर 600 बीसी तक हम इसे मानते हैं। ACBD क्या होती है मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी केवल आप जानकारी लेते जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, तो आपने देखा कि जब भारत देश में ऋग्वेद के समय में आर्य लोग थे, सुनना, ऋग्वेद के समय में जो आर्य लोग थे, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुआ है, जिसकी ध्यान रखना सामाजिक श्रेष्ठता हो, धार्मिक श्रेष्ठता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं श्रेष्ठ जन अर्थात आर्य। ओके, तो जब आर्य भारत पर आते हैं तो इनका क्षेत्र क्या होता है जरा समझना। ठीक है, यहां देखो, ठीक है, तो भारत में जब आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, ऋग्वेद की समय की, ये ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये ऋग्वेद के समय की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं ऋग्वेद की जो रचना होती है, इस ऋग्वेद की जो रचना होती है, ये रचना किस क्षेत्र में मानी जाती है, तो आप जानते हैं इसे सप्त सैंधव क्षेत्र में मानी जाती है। क्या मानते हैं बच्चों, इसे सप्त सैंधव क्षेत्र, मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर ये 7 नदियां हो जाती हैं, सिंधु प्लस यहां पर उसकी सहायक नदी, इन सहायक नदियों मिलाकर टोटल हो जाती है 7 नदी, इसी को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। इनमें कौन कौन सा आता है, सिंधु नदी आती है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पर जो आपकी झेलम आती है उसे बोलते हैं क्या, वितस्ता नदी, झेलम का नाम इसमें क्या मिलेगा, वितस्ता मिलेगा, ये हो गया आपका झेलम। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं चिनाव नदी जो रहती है, चिनाव का नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है, अस्कनी नाम मिलता है, ये सब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, फिर आप जानते हैं ब्यास नदी जो है उसका नाम विपाशा मिलता है, ये नदी हो गया। ठीक है, फिर आप जानते हैं यहाँ पर रावी, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, झेलम, रावी, बिना और सतलज, इसका नाम होता है सतलुज, सतलुज बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अब ये जो नदी हो गई ये हो गई 5। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना एक नदी आती है कुभा, इस कुभा नदी को ध्यान रखना, कुंभा नदी भी कहते हैं, काबुल नदी भी कहते हैं। ये कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में बहती है, तो इसका नाम क्या होता है, काबुल नदी। ओके, तो ये 6 नदी हो गई, और सिंधु नदी कितनी हो गई यहाँ पर, 7। ओके, तो आप जानते हैं इनके नाम भी अगर आप चाहें तो लिख लें, खैर मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। रावी का नाम पहले क्या था, परुष्णी, रावी का नाम क्या था, परुष्णी, और सतलज का नाम था सतलुज। ठीक है, ये थी यहाँ पर 6 और 1 7, और इसको मिला के पूरी 7 हो गई, तो ये कहलाता था सप्त सैंधव क्षेत्र। तो ये था बच्चों यहाँ पर इस सप्त सैंधव क्षेत्र, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में सातों की सातों नदियां देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इसी सप्त सैंधव क्षेत्र में क्या हुआ था, यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो यहाँ माना जाता है कि पहले आर्य लोग यहाँ रहा करते थे। क्या थे बच्चों, आर्य लोग पहले यहाँ रहा करते थे। ओके, तो आर्य लोग जब भारत में आए थे, और कहाँ से आए थे, ऐसा माना जाता है कि मैक्स मुलर नाम का जो विद्वान है वो कहता है कि मध्य एशिया से आए थे। इसे एशिया माइनर क्षेत्र भी कहते हैं, या मध्य एशिया से हम बोलते हैं कि आए थे। किसने कहा था बच्चों, तो मैक्स मुलर नाम का जो विद्वान है उसने इसे कहा था। ठीक है, और आप जानते हैं यहाँ पर एक अभिलेख भी मिलेगा, उस अभिलेख का नाम है बोगाचकाई अभिलेख। इस अभिलेख का नाम भी याद करते जाना, ये सब डाटा है। तो बोगाचकाई अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है कि भैया ये मध्य एशिया से आए हुए थे। तो दोनों चीजें याद रखना, मैक्स मुलर नाम का विद्वान है, उसने कहा था कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए हुए थे, और बोगाचकाई अभिलेख में ये जानकारी देखने को मिलती है। अब जरा समझना, तो वो इस क्षेत्र में आकर पहले बसे, इन्होंने यहीं पर क्या किया था, ऋग्वेद की रचना की थी सप्त सैंधव क्षेत्र में। तो इसका नाम उन्होंने दिया था बच्चों ब्रह्मवर्त। तो आप बोलेंगे वैदिक काल में, कौन से काल में बच्चों, यहाँ पर वैदिक काल में
जब आर्यों का क्षेत्र सीमित था। क्या था? आर्यों का क्षेत्र सीमित था, सप्त सैंधव क्षेत्र में ही वो क्या करते थे, रहते थे। तो इस सीमित क्षेत्र का नाम उन्होंने रखा था बच्चों ब्रह्मवर्त। ओके। फिर बाद में आप जानते हैं उनको लगा कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पहले वो जन हुआ करता था, कबीला हुआ करता था। अब इनको विस्तार करने की भावनाएं आई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अब उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो जाता है। जब लोहे का आविष्कार होगा तो अच्छे वेपन्स बनने लगे लोहे के, साथ में कुल्हाड़ी बनाएगी। तो यहाँ पर जंगलों को साफ किया गया। और चूंकि यहाँ पर वैदिक काल में क्या करते थे लोग, पशुपालन को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में खेती को महत्व देने लगे। तो उन्हें जमीन की आवश्यकता थी, जमीन का रिक्वायरमेंट था, इसलिए उन्होंने दूसरे क्षेत्रों पर भी क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया। इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया। तो आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में आपको गंगा नदी का जिक्र यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब वो गंगा यमुना तक वो क्या हो चुके थे, पहुंच चुके थे। वैदिक काल में आपको इसकी जानकारी ज्यादा मिलती नहीं है, ये क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर हिमालय में भी पहुंच चुके थे, तो हिमालय में वहां पर मुंजबत पर्वत का नाम मिलता है, जहां से क्या करते थे वो सोमरस लेके आते थे, शराब जैसा हुआ करता था। तो हिमालय का भी उल्लेख वहां पर देखने को मिलता है। तो आप जानते बेटा इनका क्षेत्र क्या हुआ, विस्तारित हो गया। तो जब इनका क्षेत्र विस्तारित हो गया तब इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, इसका नाम कहा गया आर्यावर्त। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मवर्त बड़ा है कि आर्यवर्त बड़ा है, बताओ जरा, ब्रह्मवर्त बड़ा है कि आर्यवर्त बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, आर्यवर्त बड़ा है। हाँ बेटा, लूसेंट की जो है वो डेली सीरीज चलेगी 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको रेडी रहना है। पर डे आपका यहाँ पर 7 बजे सीरीज चलेगी लूसेंट की सीरीज। ओके। हाँ। तो ये आर्यवर्त जो है वो बड़ा है बच्चों, ब्रह्मवर्त क्या है बताइए, छोटा है। अब जरा सुनना, जब इसी का बाद में जाकर जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, ये हुआ बच्चों कब, ये हुआ वैदिक काल में। ये कब हुआ बच्चों, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के बाद आप जानते हो आता महाजनपद काल। और महाजनपद काल का जो केंद्र बिंदु रहता है बच्चों वो रहता है मगध। जानते हो क्या रहता है, मगध, बिहार वाला क्षेत्र। तो इस मगध के क्षेत्र का उत्कर्ष होता है और ये बहुत बड़े स्थान को अपने कब्जे में ला लेता है। ओके। तो आप जानते हैं जब यहाँ पर महाजनपद काल का दौर आता है, क्या आता है यहाँ पर, आप लोग पढ़ते हो महाजनपद काल का दौर। तो महाजनपद तो 16 महाजनपद होती हैं, लेकिन आप जानते हैं यहां पर, सुनना, यहां पर राज्य की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो थी जन, मतलब यहां पर सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी, जन। आर्यवर्त में क्या बन गया था बच्चों, यहां पर जनपद। तो जन को मिलाकर क्या बनता था, जनपद। एक जन को मिला दो और दूसरे जन को मिला दो तो क्या बन जाता था बच्चों, जनपद। इसका मतलब जनपद क्या था, बड़ा था। शुरुआत में क्या था, वैदिक काल में ये छोटा था, तो इसे कहा जाता था जन। फिर जन आपस में मिल जाते थे तो बन जाता था क्या, जनपद। और जब ये जनपद आपस में मिल जाते थे तो बन जाता था महाजनपद। और कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है। मतलब बच्चों जब वैदिक काल में थे तो यहाँ पर राज्य छोटे हुआ करते थे तो उन्हें कहा जाता था जन। यही जन आपस में मिल जाते थे, एक दूसरे को पराजित करके मिल जाते थे, बन जाता था जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में क्या थे, जनपद थे। और यही जनपद फिर आपस में मिलके क्या बनाए, महाजनपद। और महाजनपद मिलके क्या बनता है, साम्राज्य। क्या बनता है, यही महाजनपद मिलके क्या बनते हैं, साम्राज्य बनता है। क्यों? क्योंकि अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, जैसे ही मगध ने आजू बाजू के काशी के क्षेत्र को मिलाया, कौशल के क्षेत्र को मिलाया, अवंती के क्षेत्र को मिलाया, तो ये बन जाता है क्या, साम्राज्य। और आप पढ़ते हो मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ते हो, मौर्य साम्राज्य। ओके। तो आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य ने यहाँ पर बहुत सारी महाजनपदों को मिला लिया हुआ था, तो साम्राज्य के रूप इसने धारण कर लिया था। तो आप जानते हैं ये क्षेत्र क्या हुआ था, महाजनपद काल में बहुत बड़ा हो गया था। क्या हुआ था, ये इधर तक पहुंच गया था। तो इसका नाम दिया गया बच्चों भारतवर्ष। क्या नाम दिया गया इसका नाम, वन सेकेंड, कहाँ चला गया ये? हाँ, इसका नाम क्या मिला बच्चों, भारतवर्ष। तो जब हमारा देश एक साम्राज्य के रूप में बन गया था तब उसका नाम रखा गया था भारतवर्ष। और ये कब हुआ था बच्चों, महाजनपद काल के दौरान हुआ था। अब दोनों बातें क्लियर हैं आपको।
जब हमारे यहाँ पर वैदिक काल था तो वैदिक काल के दौरान जन जब हुआ करते थे तो उस समय ये छोटा क्षेत्र होता था, इसका नाम था ब्रह्मवर्त। जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जन आपस में मिलके क्या बनते हैं, जनपद बनाते हैं, तब ये बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसे कहा जाता है आर्यावर्त। ओके, फिर इससे भी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जनपदों को मिलाकर क्या बना देते हैं, महाजनपद, और महाजनपद भी मिलके क्या बन जाते हैं, साम्राज्य बन जाते हैं। तो आप जानते हैं इसे बोलते हैं भारतवर्ष। और इस भारतवर्ष का उल्लेख जो मिलेगा वो यहाँ पर उड़ीसा में एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, भारतवर्ष नाम का जो जिक्र मिलेगा, आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये जरा याद रखना है इसको, ये क्या है, ये अभिलेख है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत देश का नाम भारतवर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। और आप जानते हैं जब उड़ीसा के क्षेत्र में, जब हमारे यहाँ पर मगध में अशोक रहा करता था, तब उड़ीसा के क्षेत्र में एक कलिंग क्षेत्र हुआ करता था। आपने देखा होगा कलिंग पर आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, तो कलिंग में ही खारवेल नामक शासक हुआ करते थे, खारवेल शासक हुआ करते थे, उन्हीं का ही अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत के लिए भारतवर्ष का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि जितना आपका लूसेंट में दिया है उससे ज्यादा मैंने आपको स्टोरी की तरह समझा दिया हूं। इन्हांसमेंट भी आपका हो गया वो सारा चीजें, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्या होगा, लूसेंट सीरीज चलेगा 40 से 45 मिनट का। आज पहला दिन था, 50 मिनट हो गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है। आप इसको जम से शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो अच्छे से, ताकि इससे अच्छा मोटिवेशन मिले, ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। और ये सीरीज आपकी मॉर्निंग में 7 बजे शुरू होगी। ठीक है, पर डे का आपका ये 7 बजे का क्लास रहेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए आपको 7 बजे आना है और क्लास लेनी है, अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई होगी तो बताइएगा। ठीक है।